नगर नाम के एक गांव में सुरेंद्र नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उसकी 3 बेटियां थी, विजया, वनिता और रवली। कुछ वर्ष पहले ही उसकी पत्नी का देहांत हुआ था, जिस कारण तीनों बेटियों की परवरिश की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। वे लोग बहुत गरीब थे, फिर भी सुरेंद्र ने अपने बेटियों की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी। सुरेंद्र के पास उसके माता पिता की दी हुई जमीन थी, जिस पे खेती कर आए हुए पैसों से वो अपना घर चलाया करता, पर उसी खेती की कमाई से वो अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाया भी करता। देखते देखते वे तीनों बड़े हो गए, उनकी शादी की उम्र हो गई। एक दिन सुरेंद्र खेती में काम कर रहा था, तभी उसका दोस्त उसके पास आया। सुरेंद्र, अब तेरी तीनों बेटियां शादी की उम्र की हो गई है। अब तक जितना कमाया था उनकी पढ़ाई और जरूरतों के लिए खर्च किए तुमने। अब शादी के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? तेरे पास इस जमीन के अलावा है भी क्या? इससे आने वाली कमाई भी ज्यादा नहीं। पता नहीं, अब तो तेरा भगवान ही भला करे। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हम बच्चों को जो भी दे वो एक समय के बाद खत्म हो जाता है, चाहे पैसा हो या गहना, पर हम उन्हें विद्या दे तो वो आजीवन रहता है। इसीलिए जितना मेरे बस में था मैंने उन्हें पढ़ा दिया। अब रही बात शादी की, तो ऐसा कोई तो होगा जो उनके गुण और अच्छाई को देखकर शादी करे। और अगर कोई भला रिश्ता आया और उन्होंने दहेज की मांग भी की तो मैं इस जमीन को बेचकर उनकी शादी करवा दूंगा। मैं जैसे तैसे जी लूंगा। ऐसे ही दिन बीते। एक दिन सुरेंद्र अपनी बड़ी बेटी विजया के पास आया। बेटा विजया, पिछले हफ्ते रिश्ते के लिए जो परिवार आया था उन्होंने तुम्हें पसंद किया है। 1 महीने में शादी करने की सोच रहे हैं। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। पर पापा, आपके पास अब शादी करने के लिए पैसे तो नहीं है ना? तो 1 महीने में शादी ये कैसे होगा पापा? तुम उसकी चिंता मत करो। अपनी जमीन है ना, मैं उसे बेचकर तुम्हारी शादी कर दूंगा। पापा, ये नहीं होगा। मैं जानती हूँ आपको उस जमीन से कितना लगाव है। आप उस जमीन को अपनी माँ की तरह मानते हो। अब मेरी शादी के लिए उसे बेच दोगे? ये नहीं होगा पापा। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं शादी ही नहीं करूँगी पापा। मैं भी आपके साथ मेहनत किया करूँगी। हम दोनों मिलकर बहनों की शादी करेंगे। उस दिन से सुरेंद्र के ना चाहते हुए भी विजया हर रोज खेती में उसकी सहायता करने जाया करती। इसी तरह हर रोज की मेहनत के बाद जितने पैसे बनते उनमें से थोड़ा थोड़ा कर बहनों की शादी के लिए विजया बचाया करती। एक दिन रमेश नाम का एक आदमी सुरेंद्र के पास आता है। नमस्ते अंकल, मेरा नाम रमेश है। मैं आपकी छोटी बेटी रवली के साथ कॉलेज में पढ़ता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैंने उससे जब ये बात कही तो उसने कहा मैं आपसे मिलूं। अगर आप हमारे रिश्ते के लिए हामी दें तो हम शादी करना चाहते हैं अंकल। रमेश की बातें सुन सुरेंद्र के मन में एक बात आई। उसी के चलते वो रमेश को घर के आंगन में ले गया। बेटा, तुम देखने में बड़े घर के पढ़े लिखे लड़के लगते हो। अगर तुम मेरी बेटी रवली से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी परीक्षा को पार करना होगा, तभी मुझे तुम्हारी बात पर आश्वासन होगा। हाँ बिल्कुल अंकल, रवली के प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बेटा, हम बहुत गरीब लोग हैं। हमारे पास एक छोटी जमीन के अलावा कुछ नहीं। रवली के 2 दीदी हैं। उनकी शादी के पहले मैं रवली की शादी नहीं करवा सकता। तुम्हारे जान पहचान में तो बहुत सारे लोग होंगे ना। तुम अगर मेरे दोनों बेटियों के लिए कोई हमारे हैसियत का लड़का ढूंढ लो और उनकी शादी करवा दो तो मैं रवली की शादी के बारे में सोच सकता हूँ। रमेश ने उनकी बात मानी और वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद रमेश अपने साथ 2 लड़कों को लिए सुरेंद्र के घर पहुँचा। रमेश उन दोनों लड़कों को दिखाते हुए सुरेंद्र से कहता है, अंकल, इनका नाम कृष्णा है। इनके पास थोड़ी जमीन है जिस पर खेती चलाकर ये अपना गुजारा करते हैं। इनके माता पिता नहीं हैं। ये आपकी बड़ी बेटी विजया के साथ शादी करने तैयार है और शादी के बाद ये आपके साथ ही रहेगा। इनका नाम है राज। ये बहुत पढ़े लिखे हैं और सॉफ्टवेयर की नौकरी भी कर रहे हैं।
इन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं। आपकी दूसरी बेटी वनिता भी बहुत ही होशियार है, इसीलिए मुझे लगता है इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। मेरे कई दिनों की दिन रात की मेहनत के बाद मैंने इन दोनों को चुना है। अगर ये दोनों आपको भी पसंद है तो तीनों ही शादियां एक ही मंडप पर एक ही मुहूर्त पे की जा सकती है। इतना ही नहीं, हम तीनों में से किसी को भी दहेज का 1 रुपया भी नहीं चाहिए। रमेश की बातें सुन सुरेंद्र की आंखों में खुशी के आंसू आए। विजया और वनिता को भी दोनों लड़के पसंद आ गए थे। तो बस और क्या था, सही मुहूर्त देखकर तीनों बहनों की शादी एक ही मंडप पर की गई। जैसे पहले से तय हुआ था, बड़ी बेटी विजया अपने पति कृष्णा के साथ सुरेंद्र के साथ रहने लगी और खेती संभालते हुए वे सभी खुश रहने लगे। रामपुर नाम के गांव में मनोहर और राधा नाम के पति पत्नी रहा करते थे। राधा मनोहर की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी से मनोहर की एक बेटी थी छुटकी, और दूसरी पत्नी से एक बेटी थी मीनू। मीनू और छुटकी में बहुत प्यार था, पर ये बात राधा को बिल्कुल नहीं भाती थी। मनोहर के सामने छुटकी से प्यार का नाटक करती और उसके जाने के बाद उससे घर का सारा काम करवाती थी, और छुटकी और मीनू को साथ में खेलने नहीं दिया करती थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन छुटकी ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे पढ़ने का बहुत मन है माँ। अब मीनू भी तो बड़ी हो गई है ना, तो मैं कल से स्कूल जाया करूँगी। स्कूल से लौटने के बाद अब जो भी कहोगी वो काम मैं कर लूँगी। मीनू भी मेरा साथ दे दिया करेगी। उसकी बात से भड़की हुई राधा ने कहा, क्या कहा? करम जली, जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई। तू जैसी को हम पढ़ाए और उस पर तू मेरी बेटी से काम करवाएगी? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझसे ये सब कहा? वैसे भी ये तेरे पापा का किया धरा है। मुझसे शादी करनी ही थी तो तुम्हें कहीं छोड़ ही आते, पर नहीं, मेरे ही मत्थे थोप दिया। ये सब मेरी फूटी किस्मत की वजह से है। वैसे तुम्हें नहीं, तुम्हें जन्म देने वाली उस माँ को कोसना चाहिए। छुटकी को इस बात का बहुत गुस्सा आया। तुम मुझे जो चाहे कह लो, पर मेरी माँ को कुछ मत कहना। छुटकी के ऐसा कहने पर राधा और भड़क गई। कहूंगी और बार बार कहूंगी, क्या कर लेगी? तू देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ऐसा कहकर राधा ने छुटकी को घर से बाहर कर दिया। छुटकी दरवाजे के सामने खड़ी होकर, माँ, दरवाजा खोलो माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। ऐसे वो वहां पर बहुत देर तक खड़ी रोती रही। कुछ देर बाद राधा बाहर निकली। अरे ओ, तू अभी तक यहीं खड़ी है? मैं तो ये तस्वीर बाहर फेंकने आई थी और तू है कि अब तक यहीं खड़ी है। अगर तू यहाँ से नहीं चली गई तो देखना मैं क्या करती हूँ। ऐसा कहकर राधा ने उस तस्वीर को छुटकी पर फेंक दिया। छुटकी ने तस्वीर गिरने से बचा लिया। अब ये मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे। मुझे किसी तरह कोई और जगह ढूंढनी ही पड़ेगी। ऐसा सोचकर छुटकी अपनी माँ की तस्वीर लिए वहाँ से चली जाती है। चलते चलते अंधेरा हो जाता है। वो डरने लगती है, पर उसके पास और कोई चारा नहीं होता। उसे भूख भी लग रही थी। माँ, भूख लगी है, मैं और नहीं चल पाऊंगी। पैरों में कांटा भी चुभ गया है माँ, भूख लगी है। तभी उसके हाथ में रही उस तस्वीर से आवाज आने लगी। बेटा, मैं हूँ तुम्हारी माँ। तुम्हें भूखी देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है बेटा। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, पर हाँ, मेरी शक्तियों से मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ तो कर सकती हूँ। जब मैं जिंदा थी तब मैंने तुम्हारे लिए 2 गाउन सिले थे। तुम्हें पहना पाती उससे पहले ही मैं चल बसी। अब उन दोनों गाउन को मैं जादुई गाउन में बदल दूंगी। तुम उसे पहनकर जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। ऐसा कहते ही वहां तुरंत 2 गाउन प्रकट होते हैं। उन्हें देख छुटकी ने कहा, माँ, अब मैं इन गाउन का क्या करूँगी माँ? मुझे बहुत भूख लगी है। इन गाउन को लेकर तुम मेरे लिए कुछ खाना दे दो माँ। छुटकी के ऐसा कहने पर उसकी माँ ने कहा, अरे मेरी पगली बिटिया,
तुम ये गाउन पहनकर जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा, पर ध्यान रखना अगर तुम लालच करोगी तो ये किसी काम नहीं आएगा। तब छुटकी ने कहा, अगर ऐसा है तो मुझे एक ही गाउन चाहिए माँ, दूसरा मैं मीनू को दे दूंगी। तब तस्वीर से माँ ने कहा, तुम्हारा नेक दिल तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा बेटा। फिर माँ की आवाज़ गायब हो गई। छुटकी ने तुरंत गाउन पहना और कहा, इच्छा पूरी करने वाली गाउन, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, कृपया मेरे लिए खाने का कुछ बंदोबस्त कर दो। उसके ऐसा मांगते ही वहाँ पर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन प्रकट होते हैं। उन्हें खाकर छुटकी तृप्त हुई और उस जादुई गाउन की मदद से वो अपने घर पहुंची। वहाँ उसने अपनी माँ से सारी बात बताई। माँ, इनमें से एक गाउन मैं अपनी बहन को देना चाहती हूँ। उसकी उदारता से खुश होकर उसकी माँ ने कहा, बेटा छुटकी, मैंने तुम्हें कितना सताया, पर तुमने बदले में मुझे कुछ नहीं कहा। फिर भी तुम उन 2 जादुई गाउन में से एक मीनू को देना चाहती हो। तुम्हारा हृदय बहुत विशाल है बेटा। ऐसा कहकर उसने मीनू से छुटकी से मिला दिया। अपनी माँ में आए बदलाव से छुटकी बहुत खुश हुई। तस्वीर से उन सबको एक साथ खुश देखकर माँ भी बहुत खुश हुई।